हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फैट, है ना, वसा। तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फैट। तो वसा शरीर के लिए भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वैसे ही वसा भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा में टोटल 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध होती है। और कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी सेम फैट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोटीन हमारा है, प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड्स में, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, और फैट जो है वो अपनी स्मॉलेस्ट चेन फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये तीनों जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृहत पोषक तत्वों में शामिल हैं, उसमें प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज होते हैं। ये सबसे फाइनेस्ट यूनिट है। फैट की फाइनेस्ट यूनिट ये है, कार्बोहाइड्रेट की ये है, और प्रोटीन की ये है। ये याद रखने लायक भी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई कार्बोहाइड्रेट की तरह जो है वो हमारा सेम टू सेम वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कार्बन बहुत अधिक होता है ना। और ज़्यादा कार्बन हमारे शरीर के लिए नुकसान, और ऑक्सीजन कम होती है। वैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, पर इसमें क्या होता है, कार्बन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसीलिए इसको हमें लिमिट में लेना। तले गले जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको कम खाना चाहिए। ठीक है, तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और जो आजकल युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कार्डियक डिजीज में हार्ट अटैक होगा, एमआई हो गया, है ना, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, एरिथमियाज हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, देन हाइपरटेंशन हो गया, या फिर शुगर, इट मीन डायबिटीज मलाइटिस हो गया। ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पाने के, खाने पीने में ध्यान नहीं रहने से हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फैटी चीज़ें जो हैं, ऑयली चीज़ें जो हैं, उनको कम हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। तो वसा, वसी अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जैविक लवण एस्टर्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई फैट्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ये 20 डिग्री तापमान पर ठोस रूप में रहते हैं, और इस तापमान पर इनके द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट में होने पर इन्हें ऑयल कहा जाता है। तो भाई 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये लिक्विड अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इनको ऑयल कहा जाता है, तेल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वसा को ऑयल कितने टेम्परेचर पर कहा जाता है, या कितने टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होने पर कौन सा वृहत पोषक तत्व जो है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर है ऑयल। तो वसा पानी में अघुलनशील होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि पानी का जो व्यास है उससे इसका जो व्यास डायमीटर होता है वो कम होता है। इसकी वजह से ये क्या करती है, पानी पर फ्लोट करती है, तैरता है जो ऑयल होता है। तो कभी भी आप पानी पर ऑयल डालोगे तो वो हमेशा तैरेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो वसा जो है, और दूसरी बात ये सोल्यूबल भी नहीं है। हम अगर कोई और चीज़ डालते हैं पानी में तो वो, जैसे शक्कर डाला हमने, नमक डाला, वो घुल जाएगा, लेकिन कभी भी ऑयल जो है वो पानी में घुलता नहीं है। परंतु इथाइल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, ये घुलनशील होती है। मतलब फैट के जो मेन जो ये ऑयल हम जो फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं वो तो नहीं घुलता है, लेकिन फैट के जो फैटी एसिड्स के जो और दूसरे जो कंपोनेंट है, अल्कोहल हो गया, है ना। अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम दारू पीते हैं, इसका मेडिसिन पर्पज में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम, जो पेट्रोकेमिकल्स जो कंपनियां हैं उसमें पेट्रोलियम ईथर यूज होता है ना। जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं उसमें इथाइल ईथर यूज होता है ना, जैसे नेल रिमूवर वगैरह हो गया, तो उनमें ये घुलनशील होता है, जो पानी में आसानी से घुल जाती है। अब जब फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन होता है, तो ये जल अपघटन होने पर ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों की उत्पत्ति होती है। मतलब
फैट जब टूटेगा, मेटाबोलाइज होगा ना, तो उससे उनका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में चेंज होंगे। अर्थात ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल वसा पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। सीधा फैट कभी भी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये अपनी फाइनेस्ट यूनिट में जब तक नहीं आते हैं तब तक ये हमारे सिस्टम में ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे। अब इसके कार्य क्या है, जैसा कि हमने बताया कि भाई ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी देने का काम करता है। और 1 ग्राम, मैंने अभी आपको 2 से 3 बार रिपीट किया कि भाई 1 ग्राम जो वसा है उससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में दुगुनी से 1 ज़्यादा है। अब इसमें 2 तरीके के विटामिन, जैसे सोल्यूबल विटामिन ए डी ई और के, है ना, कि वाहक वसा है ना। हमने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा कि जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, है ना। तो जो सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें आपको विटामिन के बारे में भी बताएंगे। तो इनके अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। घुलनशील विटामिन की वाहक वसा होती है, तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। दूसरी बात, त्वचा के नीचे स्थित एडिपोस टिश्यू शरीर की सतह से हीट लॉस को कम करके शरीर का तापमान, मतलब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, वो किससे होता है? एडिपोस टिश्यू की जो सतह होती है उसमें ये जो हीट है वो लॉस ना हो, या उसका कोई नुकसान ना हो, तो वो उसको कम करता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे सपोज अभी अगर हम देखें बाहरी टेम्परेचर 10 डिग्री 15 डिग्री होगा और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री। इट मीन्स आप ये देखिए 17 डिग्री भी टेम्परेचर है तो भाई 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है। इट मीन्स अगर ये टेम्परेचर सीधा हमारे बॉडी पर प्रभावी हो जाए तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड है वो जम जाएगा। तो जमने पर इंसान क्या होगा? उसके जितने भी वाइटल ऑर्गन है वो सारे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और व्यक्ति मर जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई जो ऊष्मा की हानि है, हीट लॉस है, उसको बचाने का काम जो एडिपोस टिश्यू में फैट होता है वो करता है। ठीक है। उसके बाद गर्मियों में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर 50 डिग्री, जैसे राजस्थान में जो रेगिस्तान है ना, या फिर अफ्रीका में जो सहारा का डेजर्ट है वहाँ 50 या उससे अबोव भी टेम्परेचर रहता है। इंसान वहाँ भी रहते हैं। अगर उस टेम्परेचर में अगर ये हमारे एडिपोस टिश्यू हमारी बॉडी के हीट को नुकसान नहीं करें या लॉस ना करें, तो अगर वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मिक्स हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, इससे 13 डिग्री ये टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर ये टेम्परेचर बॉडी पर हावी हो गया तो हमारा खून उबलने लगेगा। उस कंडीशन में भी हमारी मौत हो सकती है। जो हमें लू वगैरह लगती है, और आए दिन लू लगने से कितने लोग मरते हैं, क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर हाइपोथैलेमस से जो है, हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, वो इन्हें हीट लॉस के लिए आदेश जो देना है वो नहीं दे पाएगा, और एडिपोस टिश्यू जो है वो हीट लॉस को बचा नहीं पाएगा और टेम्परेचर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे हमें मौत भी हो सकती है। तो दूसरी बात इसमें एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, तो सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है? 3 लेयर होती है। जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, है ना। अब ये 3 लेयर है, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों जो लेयर होती है ये तो बनती है प्रोटीन की, है ना। और बीच वाली जो लेयर होती है ये बनती है फैट की। क्योंकि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन कोशिकांग, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, मतलब सेलुलर के ऑर्गेनल्स हैं ये, तो उनको सही शेप देना, है ना, बॉडी का शेप देना, मतलब उन सेल्स का जो सही शेप जो है वो कौन देता है? फैट देता है। क्योंकि वो क्या करता है? उसको एक लिमिट डायमीटर में बांधे रखता है। और प्रोटीन क्या करता है? उनका लगातार डेवलपमेंट करता है, सेल डिवीजन करता है, उनको मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो फैट जो है वो इस तरीके से भी, अब जैसे एडिपोस टिश्यू की अगर हम बात करें, शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, किडनी, है ना, इनको भी सहारा प्रदान करने का काम करता है एडिपोस टिश्यू। क्योंकि भाई हार्ट में आपने देखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल्स है हमारी, वो मसल्स जो है वो क्या है? मायोकार्डियल मसल्स। मतलब
जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसकी नाभिनाल काटते हैं, हार्ट तब से लेकर मृत्यु तक धड़कता रहता है। और वो धड़कने के साथ साथ जो लब डब साउंड, ये किसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होते हैं? मायोकार्डियल मसल, जो हमारे शरीर की सबसे स्मूथ मसल्स में से एक है। कार्डियक मसल्स का ये पार्ट है। हम ह्यूमन बॉडी में जब मसल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एडिपोस टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्शन, सहारा देने का काम करते हैं। अब इसमें एसेंशियल फैटी एसिड का बढ़िया स्रोत वसा जो है ना, वो वसीय अम्लों का एक बढ़िया स्रोत होती है, जिसमें लिनोलेनिक आर्किडिक एसिड से ये उत्तकों को सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने। तो फैटी एसिड से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे टिश्यू को हेल्दी रखती हैं? एक तो है लिनोलिक, एक है लिलोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक सॉरी, एक है आर्किडोनिक एसिड्स। ये हमारे टिश्यू के हेल्थ को नॉर्मल बनाए रखते हैं। दूसरी बात, जो फैट होते हैं उससे भोजन भी स्वादिष्ट, पकौड़े तलो तेल में मस्त, एकदम कितना मज़ा आता है। और वसा युक्त भोजन से एकदम तृप्ति का अनुभव होता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, पेट भर जाता है, और शानदार हमें जो है वो पेट भरने की एक सुखद अनुभूति हमें होती है, जिससे भोजन की कम मात्रा ही हमें लेनी पड़ती है। वसा ऊर्जा के सुरक्षित कोष का भी कार्य करती है, जो उपवास के समय, मैंने अभी आपको बताया कि हम उपवास में जो है वो लगातार नहीं खाते हैं ना। बहुत सारे लोग तो, अब जैसे भारत में तो उपवास शुरू होते हैं तो भाई साहब नॉर्मल खाने से भी ज़्यादा व्यंजन बनाए जाते हैं। किराने की दुकान से हम आलू की चिप्स ले आते हैं, साबूदाने ले आते हैं, है ना। उसके बाद वो सिंगारा का आटा ले आते हैं, उससे पकौड़े बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, और भी बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। लेकिन वास्तविक जो फास्ट होता है, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं खाते, उसमें स्टारवेशन के समय, मतलब उपवास के समय शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है, तो उस समय जो हमारा स्टोर फैट है ना एडिपोस टिश्यू में, वो लगातार शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए हम बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं एनर्जी के रूप में, वो लगातार बिना खाए भी एनर्जी देने का काम कुछ महीनों तक हमें कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या है, ठीक है। इसमें दो तरीके के वसा जो है वो हमें प्राप्त होती है। पहला है एनिमल फैट्स, दूसरा है वेजिटेबल फैट, है ना, जंतु। तो जंतु के जो प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट जो हैं, जिसमें बटर, पनीर, अंडा, अंडे की जर्दी, मछली, फिश ऑयल, मांस, मतलब जो प्रोडक्ट हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो है एनिमल फैट, है ना। तो जंतु वसाएं मुख्यतः सैचुरेटेड फैट की होती है। ये अनावश्यक वसीय अम्लों का पुअर सोर्स होते हैं, मतलब जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, है ना, इनसे इनका कोई इतना रोल नहीं होता है। तो ये अनावश्यक वसीय अम्लों का पुअर सोर्सेस होती है, लेकिन विटामिन ए और डी का बहुत अच्छा स्रोत होती है एनिमल फैट्स। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है वेजिटेबल, मतलब जो हम प्लांट वगैरह से लेते हैं, तो जिसमें कुछ पौधे के बीजों में वसा का संग्रहण होता है। जैसे आपको बताएं मूंगफली के बीज, है ना, उससे तेल निकाला जाता है। सरसों हो गया, सोयाबीन, तिल, नारियल, बादाम, काजू, अखरोट, ये सारे वेजिटेबल फैट्स के मेन रिसोर्सेज हैं। इनको पीसने के बाद इनका तेल निकाला जाता है। और जंतु एवं वनस्पति वसाओं को प्रत्यक्ष वसा, इसको हम क्या कहते हैं? विजिबल फैट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? विजिबल फैट। इसे नग्न आंखों से, मतलब आप देखो बादाम में ऑयल हमें फील होगा, सिंगदाने में ऑयल फील होगा, मतलब वो फैट हमको दिखाई दे रही है ना, तो उसको हम विजिबल फैट कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विजिबल फैट का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है या नहीं है। अगर है तो उसमें से कोई एक नाम आ जाएगा, नहीं है तो इनमें से तीन नाम, इसमें से एक नाम जो है वो आ जाएगा। तो इन्हें इनके प्राकृतिक स्रोतों से अलग किया जाता है। जैसे घी को दूध से हम अलग करते हैं, वैसे नारियल से नारियल का तेल, सोयाबीन से सोयाबीन का तेल, है ना, तिल से तिल का तेल, बादाम से बादाम का तेल हम यूज करते हैं। अदर स्रोत जो हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन है, उसमें खाद्य जो हमारे पदार्थ हैं उनमें से गुप्त रूप से, है ना, मतलब वो विजिबल फैट में तो हमें क्या होता है कि ऑयल फील होता है, पर अदर स्रोत में हमें वो फैट है वो फील नहीं होता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हिडन और इनविजिबल फैट या गुप्त वसा भी इसको कहते हैं। ये कहाँ मिलता है हमें? अनाज में, दालों में,
या जो नट्स होते हैं, काष्ठफल होते हैं, उनमें मिलता है। तो आहार में इनका एग्जैक्टली आकलन करना कठिन है कि हम जैसे अनाज खा रहे हैं तो उसमें हमें कितना फैट मिल रहा है ना। और आप लोग देखते भी हैं, जैसे हम फूड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें फैट के बारे में जो है वो बता रखते हैं कि भाई इतना फैट जो है उससे मिलता है, इतना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम में। जैसे आप कोई चिप्स वगैरह लेने जाते हो, बिस्किट वगैरह लेने जाते हो, तो उसमें इन इन सारी मात्राओं को पीछे उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। अब देखिए परसेंटेज, जैसे घी में 100% फैट, घी में 100% फैट, मक्खन में 81, बादाम में 58.9, काजू कैशू नट में 46%, मछली में 3.2, ठीक है। उसके बाद गाय के दूध में 3.5, सोयाबीन में 19.5, अंडे में 13.3 और मांस में 13.3, इतना फैट जो है वो उपलब्ध रहता है। वसा की दैनिक आवश्यकता, डेली रिकमेंडेशंस या रिक्वायरमेंट ऑफ फैट क्या है? आईसीएमआर, मैंने आपको पहले भी बताया था इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय टीवी खोलकर हम बैठते थे तो आईसीएमआर रोज 3 बजे आंकड़े जारी करने आते थे कोविड के टाइम पर कि आज हमारे भारत में इतने पेशेंट आए कोविड के। तो वो आंकड़े आईसीएमआर जो है वो जारी करता था। एक सरदार जी बीच में बैठते थे, साथ में वित्त मंत्री हमारे होते थे, है ना। तो ये इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर है जो भारत में हेल्थ से रिलेटेड सारे डेटाओं को जो है वो कलेक्ट करते हैं और उन डेटाओं को लोगों तक इन्फॉर्म करने का भी काम करते हैं। तो वसा द्वारा कुल खाद्य ऊर्जा का 20% से अधिक नहीं, मतलब 20% से ज़्यादा हमें फैट हमारी डाइट में नहीं लेना है। तो कुल वसा का अंतर्ग्रहण का 50% आवश्यक वसीय अम्लों एसेंशियल फैटी एसिड से भरपूर वेजिटेबल ऑयल से होना चाहिए। अब अलग अलग आयु वर्गों में वसा का अलग अलग जो परसेंटेज है वो दे रखा है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला हो तो उनको 10 to 20% जो वसा से प्राप्त कुल कैलोरी का जो है वो प्रतिशत हमें यहाँ पर दे रखा है 10 to 20%। बालक और किशोर मतलब जो 2 से 18 वर्ष तक के एज ग्रुप है उसमें 15 to 20%। और बच्चे, अब बच्चों में ये जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनमें उनकी मसल डेवलप होती है, बोन डेवलप होती है, सेल्स डेवलप होती है, मल्टीप्लिकेशंस होता है, तो उनमें उनको वसा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से उसके क्लासिफिकेशंस हैं, उसके किस तरीके से वर्क होते हैं, क्या काम करता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्वांटिटी है। सेम बात हमने फैट में भी यहाँ पर पढ़ी है। अगली क्लास में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे।